वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अर्जुन। और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चैप्टर जैसे पहले भी बताया बहुत लंबा था, इसलिए मैंने चैप्टर को डिवाइड किया। एंड फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ और वहाँ से आप देख सकती हैं। सो ये चैप्टर कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे तो हम लोग आगे भी करते जाएंगे। सो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था, हम लोगों ने डिस्कस करा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेसिस वाला टेबल, और उसके ऊपर जितना भी है ये चैप्टर वो सब डिस्कस किया था। और उसमें हमने सल्फ़र जो खुरेदा था उससे कैसे खुरेदा था कुछ चीज़ों से, और उसके बाद हमने उसको किया था, एक एक्टिविटी करी थी। सो वो सब चीज़ें हमने की थी और आज हम उसका आंसर भी फाइंड आउट करने वाले हैं कि बेसिकली जब हम जो रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर कुछ भी लेंगे तो क्या रिएक्शन फॉर्म होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो जब हमने वो रिएक्शन की थी तो उसमें जो प्रोडक्ट बना था किससे बना था, सल्फर और ऑक्सीजन को मिला के जो प्रोडक्ट बना था वो था सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और जब सल्फर डाइऑक्साइड को हमने पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सल्फरस एसिड बनता है। और ये रिएक्शन हम बोल सकते हैं ऐसे आती है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्लस वाटर जो है H2O गिव राइज टू सल्फरस एसिड यानी कि H2SO3। तो ये जो एक रिएक्शन है ये रिएक्शन कम्प्लीटली बेस्ड है कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को और पानी को अगर हम उनका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या वहाँ पे राइज होगा, सल्फरस एसिड राइज होगा जिसको हम H2SO3 भी बोलते हैं। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो मैं बता देती हूँ कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड तभी कन्वर्ट होता है जब जो मटेरियल होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अगर वो एसिडिक इन नेचर होगा तो ही वहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। अगर एसिडिक नेचर होगा तो ही रिएक्शन कैसे होता है कि वहाँ पे जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो पाता है। और यहाँ पे भी यही हुआ कि जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जनरली हम देखते हैं जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रेड इन क्लास 7th। हमने पढ़े थे बहुत सारे और टेबल 4.4 में हमने नाम पिछले वीडियो में लिख दिए थे। याद है ना आपको क्या क्या नाम लिखे थे हमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें मेटल सोडियम है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें पोटाशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें मैग्नीशियम है, कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर है, निट्रिक एसिड में नाइट्रोजन है, HCl में क्लोरीन है। इसी तरह से हमने बहुत सारे लिखे थे। सो ये हमने रिविजन किया। अब है रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के साथ जब मेटल्स या नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब क्या होगा कि सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने सोडियम का। तो सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। जो सोडियम मेटल होता है ये बहुत रिएक्टिव होता है। ये बहुत सडनली ऑक्सीजन से और वाटर मतलब दोनों में ही रिएक्ट कर लेता है। इसलिए इसको हम इस रिएक्शन मतलब जब ये अगर इसको हम खुला छोड़ते हैं, एक्सपोज ऑफ कर दें पानी में या फिर हवा में, तो ये क्या करता है, आग लगा देता है यानी कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और इसलिए हम इसको कैरोसिन में यानी कि मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखते हैं। फिर है एक्टिविटी 4.5। ये एक्टिविटी हमने टीचर्स के गाइडेंस के अंडर ही करनी है। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल इज रफली द साइज ऑफ अ व्हीट ग्रेन। गेहूँ का जो दाना होता है ना उसके जैसा इसका साइज होना चाहिए। और बहुत ध्यान से एक्टिविटी करेंगे। टेक अ 250 मिलीलीटर बीकर और ग्लास टम्बलर। उस हमने एक बीकर लेना है या ग्लास टम्बलर ले लेना है, आधा उसको पानी से भरना है। कितना होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 250 मिलीलीटर उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। वही जो ग्रेन जैसा हमने लिया था उसमें उसी को काटना है और फिर उसको सुखा देना है। उसको कैसे सुखाना है, फिल्टर पेपर की मदद से सुखाना है। जब वो सूख जाए तो उसको कॉटन के पीस में, कॉटन पता है ना क्या होता है, कॉटन के पीस में उसको आपने क्या कर देना है, किसी भी कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, उससे आपने रैप कर देना है। फिर उसको किस में डाल देना है, बीकर में डाल देना है जिसमें आपने पानी डाला हुआ था। अब केयरफुली ऑब्जर्व करना है। जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं आप तो थोड़ा दूर रहिएगा बीकर से। ये रिएक्शन जो होती है ये क्या करती है कि
बहुत डेंजरस होती है, इसलिए हमें इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो बोलते हैं व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर व्हाट डू यू फील, जब रिएक्शन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तब जो हमारा बीकर था उसको टच करेंगे और बताएंगे कि बेसिकली हुआ क्या था। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हुआ क्या था, तो हुआ ये कि वहाँ पे क्या लग गई, थोड़ी सी आग लग गई बीच में, या फिर वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने शुरू हो गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो गया था, रिएक्शन हो गया था सोडियम का पानी के साथ। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विजुअसली सडनली, जिसको हम बोल सकते हैं विद वाटर। आपने देखा कि जो सोडियम थी वो बहुत जल्दी से उसने पानी के साथ रिएक्ट किया। कुछ और मेटल्स भी हैं जो ऐसा नहीं करते, तो मतलब बहुत सारे मेटल हैं जो ऐसा बेसिकली नहीं करते, जैसे कि आयरन, तो वो पानी से धीरे धीरे ही रिएक्ट करता है, रस्ट फॉर्म होता है ना। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दी मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर इन वाटर। तो जो भी उसका जहाँ पे वो रिएक्ट नहीं करते हैं वहाँ पे उनको स्टोर कर दिया जाता है। जब हम बात कर रहे थे किसकी, सोडियम की, तो सोडियम जैसे था, तो जो सोडियम था वो किस में रिएक्ट कर रहा था, पानी में रिएक्ट कर रहा था, हवा में रिएक्ट कर रहा, तो हमने उसको पैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रख दिया। इसी तरीके से अगर कोई भी नॉन मेटल जो है वो पानी से रिएक्ट क्या नहीं करता, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हवा में छोड़ सकते हैं। अगर हवा में नहीं कर रहा तो पानी में छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अब कुछ ऐसे होते हैं कि जो मैं बता देती हूँ कि कैसे होते हैं, जिनको पानी में स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि फॉस्फोरस। ये एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल ही में से एक कैटेगरीज में आता है। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज्ड टू एयर। ये क्या करता है, अगर इसको हवा में ऐसे छोड़ दें खुला, तो क्या करता है, आग पकड़ लेता है, और उसके बाद ये कंटैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक, मतलब कि ये क्या करा जाए कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे इसका कॉन्टैक्ट ना रहे, इसलिए इसको पानी में स्टोर किया जाता है। रिएक्शंस विद एसिड्स, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। तो ये एक्टिविटी जो है इसको मैं छोड़ रही हूँ पार्ट 3 ऑफ द वीडियो के लिए, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत लेंथी है और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी। एंड तब तक हम थोड़ा बहुत इसमें और रिसर्च कर सकते हैं, या आप लोगों की भी, मतलब हम सब क्या करेंगे इसमें एक बार अच्छे तरह से रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है दिस इज़ बेसिकली नॉट वेरी ईजी। इसको हमें रिएक्शंस ढूंढने पड़ेंगे और बहुत कुछ करना पड़ेगा। बेसिकली बहुत लंबी है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी अलॉन्ग विद द रिएक्शंस। सो इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो ये एक्टिविटी से ही रिलेटेड है कि क्या कोई तरीका होता है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स है। श्योर है, एक तरफ मेटल हम ले सकते हैं वाइट कलर, नॉन मेटल ब्लैक, मतलब ये दोनों उल्टे हैं। नॉन मतलब कि वो से उल्टा है, तो उसी तरह से बात करते हैं दोनों की। तो क्या पॉप साउंड जो है दोनों केसेस में, अब बेसिकली करना क्या है इस एक्टिविटी में, मैं शॉर्ट बता देती हूँ। आपने अलग अलग बीकर्स लेने हैं, टेबल में जो सामान दिया था वो लेना है, फिर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उनके साथ रिएक्शन परफॉर्म करनी है। और अगर ना परफॉर्म हो पाए, कोई रिएक्शन ना हो, तो फिर हमने क्या करना है, जलती हुई जो माचिस की तीली है वो भी उनके पास लेके जाके चेक करना है। लेकिन अगर तब भी कोई रिएक्शन नहीं होती तो हमने वहाँ पे अच्छे से लिख देना है दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन। तो वही ये पूछ रहे हैं कि नॉन मेटल्स एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो what could the pop sound in some cases be due to burning of matchstick is brought near the mouth of test tubes। तो यही इन्होंने बताया कि क्यों हो सकती है और कैसे हो सकती है कि अगर हम उसको जो हमारा टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे तो पॉप साउंड surely प्रोड्यूस होगी। अब ये एक और बहुत बड़ी कारण इसका रहता है कि ये रिप्रेजेंट किसी चीज़ को करती है, वो है हाइड्रोजन, कि इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है, इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है। You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns the pop sound। तो जैसे पॉपकॉर्न बटन पॉप 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 करके, वैसे ही हमारी ये एसिड्स भी होती हैं। तो बोलते हैं कि जो ज़्यादातर एसिड होते हैं, मतलब कि वो जर्नल मैट बोला है, आपने देखा होगा कि जो नॉन मेटल्स, यानी हमने भी देखा होगा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट भी करती हैं, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करती हैं और एक पॉप साउंड भी प्रोड्यूस करती हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि कॉपर जो है ज़्यादातर डिल्यूट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट उसने नहीं किया। अगर हम उसको गर्म कर रहे थे, हीटअप कर रहे थे, तब भी नहीं किया। लेकिन अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो उसने उसके साथ रिएक्ट किया। किसके साथ, डिल्यूट सल्फ्यूरिक, सिंपल सल्फ्यूरिक मत समझ लेना कि जो बिल्कुल कंसनट्रेट है। तो टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड ये वापस है कि आपने बहुत ध्यान से करना है कि कुछ ना हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम ना आ सके इसमें। आपने इस हिसाब से हम इस एक्टिविटी को करना है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हम कोई अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए, हर चीज़ को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। सबसे पहले एक फ्रेश सोल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक टेस्ट ट्यूब में
3 से 4 थोड़े छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर के। सो यहाँ पे बेसिकली ये है क्या, ये हमारी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें हमें पता ही बहुत कुछ करना है। तो यहीं पे हम पढ़ेंगे कि क्या करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है। टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 पैलेट्स थोड़े छोटे छोटे टुकड़े डालने हैं। 5 मिलीलीटर ऑफ पानी लेना है। एक पीस लेना है एल्यूमिनियम फॉयल का, उसको भी डाल देना है। बर्निंग मैच स्टिक को उनके माउथ के पास लाना है जहाँ पे उनका बेसिकली मुंह है या जहाँ पे भी वो है। ये सब कुछ हमने यहाँ पे करना है। तो ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली होगा क्या कि हमें पता चलेगा कुछ रिएक्शंस के बारे में। टेक 5 100। यहाँ पे हमने ये सब कुछ करना है। ऑब्जर्व केयरफुली। अब उसको ऑब्जर्व भी सॉल्यूशन बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 पैलेट्स डिजोल्व कर दिए। उसके बाद 5 मिलीलीटर पानी डाल दिया। एक पीस डाल देना एल्यूमिनियम का उसी सॉल्यूशन में। फिर बर्निंग मैच स्टिक उनके पास लानी है, ऑब्जर्व करना है। तो व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। अब वहाँ पे एक पॉप साउंड, पॉप ऐसे पॉप करके साउंड निकलेगी। वो इंडिकेट क्या करती है, दैट मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कि जो मेटल होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए। रिएक्शंस ऑफ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होता है कि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स ही रहते हैं। ज़्यादातर रिएक्शन जो है वो नॉन मेटल बेस के साथ करते हैं। जैसे कि हमारे वहाँ पे हो रहे थे कि एसिड के साथ मेटल है तो यहाँ पे उसके साथ उसका पैर बना देंगे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक सिंपल अगर डेफिनेशन आपको कोई देने को कहे, हमें भी देने को कहे, तो हम कह सकते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस की हमने ऊपर बात की थी, वो डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड में से। पता है ना आपको कंपाउंड क्या होता है, हमें भी पता है। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको हम बोलते हैं। सिंपल बता रही हूँ फिर से डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आती है और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आती है। अब अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं 2AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस Cu यानी कि क्या बोलते हैं Cu को, कॉपर। अब ये किसको राइज देगी, वेट, ये किसको राइज देगी, गिव्स राइज टू Cu, यहाँ पे लिखेंगे NO3 और होल करके 2 + 2Ag। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये चीज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं, कॉपर नाइट्रेट है और ये है सिल्वर। यहाँ पे बात करते हैं अगर हम 2AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और Cu यानी कॉपर। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें थी, हमने देखा कि जो सिल्वर होता है ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है कॉपर के मुकाबले। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो रिएक्शन थी इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, जो कॉपर नाइट्रेट था वो बन गया सिल्वर नाइट्रेट के बजाय और जो सिल्वर था वो अलग हो गया। तो यहाँ पे पहला हम वापस देख लेते हैं, 2AgNO3 + Cu गिव राइज टू CuNO3 2 + 2Ag। ये रिएक्शन थी ये कंप्लीट बेस, मतलब क्या है इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि जब यहाँ पे फिर डेफिनेशन है, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम बोल सकते हैं कि जब कॉपर वायर को आपने एक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डाल दिया, तो जो कलर था सॉल्यूशन का वो ब्लू चेंज हो गया क्योंकि कॉपर नाइट्रेट बन गया और जो सिल्वर था वो वहाँ पे कॉपर वायर पे डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पे सिंपल बन गया कि 2AgNO3 + Cu गिव राइज टू CuNO3 होल 2 + 2Ag। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिल्वर नाइट्रेट में जब हमने कॉपर को मतलब दोनों को रिएक्ट करवाया तो क्या हो गया, वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट की जगह कॉपर नाइट्रेट आ गया और जो हमारा दूसरा कॉपर था जो अलग से था वहाँ पे सिल्वर आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट था उसको डिस्प्लेस कर लिया मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने, उसकी जगह पे वो ले लिया उसने। वापस हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल को।
जब कॉपर वायर को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाल दें, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन पता है क्या होता है, हमें पता है कंप्लीटली, जो नाइट्रेट और वो मिक्सचर बना के बनाएंगे हम, वो कलर था जो सोल्यूशन का वो ब्लू चेंज हो गया क्योंकि उसमें कॉपर नाइट्रेट बन गया था और सिल्वर जो था ना वो कॉपर वायर पे डिपॉजिट हो गया। तो सिंपल सी बात है, कॉपर वायर पे जब सिल्वर डिपॉजिट हो गया तो क्या यहाँ पे क्या रिएक्शन बनेगी, 2AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर गिव राइज टू कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। आई होप कि हमें और आपको सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट मतलब डिस्प्लेस ऑफ कर लेता है, वो उसकी जगह पे आ जाता है। ऐसा होता है ना, हम भी कभी कभी हमारे कोई फ्रेंड होते हैं, वैसे तो मैंने अभी अपनी लाइफ में ऐसा कभी किया नहीं, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो क्या कर हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे पास कोई दोस्त होता है हम क्या कर देते हैं उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, हम बोलते हैं यार ही और शी इज़ नॉट टू मच फ्रेंडली, या फिर हम कुछ और बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह हमारा दूसरा दोस्त ले आएंगे, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे दूसरा दोस्त ले आएंगे। ऐसे यहाँ पे है कि एक रिएक्शन यानी कि एक जो हमारा कोई भी एलिमेंट था या कोई कुछ भी था वो उसने क्या किया, दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। दिस इज ऑल इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो एक्टिविटी दी हुई है ये भी सेम ही है। तो जो पॉप साउंड है वो क्या इंडिकेट करी है, हाइड्रोजन इंडिकेट करी है। मेटल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये हमें पता है कि जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। अब है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस और कॉम्प्लेक्स, हमने रीड कर लिया जिस तरीके से। तो हमने ये सब कुछ किया था। अब हम एक और रिएक्शन करेंगे, एक्टिविटी 4.8 है। हमने क्या करना है, हमने 5 बीकर लेने हैं, टेस्ट ट्यूब लेने हैं, 1 2 3 4 5 आपने ले लिए, इनको नाम दे दिया ABCDE। सो अब यहाँ पे आपने ये लेने हैं, हर एक बीकर में हमने टीस्पून यानी कि टीस्पून फुल, यहाँ जो चाय जिसमें जिसे चाय डालते हो ना आप लोग अपनी अपनी, वहाँ से आपने लेना है। होता है जैसे थोड़ा सा सेमी सर्कुलर शेप में एक होता है स्पून प्लास्टिक का, उसको आपने करना है कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो हमने बेसिकली लेना क्या क्या है, बीकर ए में कॉपर सल्फेट और जिंक डाल देना है यानी कि जिंक ग्रैन्यूल डालना है। बीकर बी में कॉपर सल्फेट और आयरन नेल डालना है। बीकर सी में जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स डाल देनी है यानी कॉपर डाल देना है। आयरन सल्फेट बीकर डी में और कॉपर डाल देना है। बीकर ई में जिंक सल्फेट और आयरन डाल देना। ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डालेंगे। तो हम यहाँ पे ऊपर इन्होंने बोला हुआ है कि हर एक में क्या लेना है, 50 मिलीलीटर पानी लेना है और उनमें एक यानी एक इसमें भी डाल देनी है। तो ये जब सारी चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुई हैं। तो अगर हम देखते हैं कॉपर बीकर ए और बीकर बी में, तो यहाँ पे क्या हुई, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुई हैं क्योंकि जो कॉपर था ये वाज लेस रिएक्टिव देन जिंक और दूसरे में भी कॉपर वाज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पे थोड़ा हमें पता चल रहा है कि ऐसे कुछ था। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स, अलग अलग बीकर्स में आपने क्या चेंजेस मतलब एक्सपेक्ट करे थे और क्या आ गए। सो यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एन एक्वियस सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन आपने दो एलिमेंट्स को जोड़ के बनाया था, एक कंपाउंड बनाया, कुछ भी बनाया, उसमें उन्होंने जब डिस्प्लेस ऑफ कर दिया तो इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर। तो बीकर ए में जो जिंक था, वापस मैं बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए जो जिंक था, ये देखिए जिंक जो था ये क्या आ गया, इसकी जगह आ गया कॉपर की जगह आ गया, यानी जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। और बीकर बी में भी यही हुआ कि आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग से बाहर निकल के आ गया। So beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate. That is why blue color of the copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reaction can be represented as follows. तो पहले देखिए हमारा पहले ये कैसा था, थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ब्लू इन कलर ए वाला, और दूसरी बार में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रेड कलर का आ रहा है और ये कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा कुछ आया था। सो यहाँ पे हमने बोला कि वो ही ये सभी रिएक्शंस जो हमने देखी ऐसा था। अब इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 प्लस जिंक यानी कि Zn गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर यानी कि रेड। अब क्या हुआ,
कि जो कॉपर सल्फेट था उसमें जब हमने जिंक को ऐड किया तो क्या बना, अलग अलग चीज़ें बन रही है हमारी यहाँ पे, अलग अलग हर एक चीज़ में हम अलग अलग रिएक्शंस देख रहे हैं. यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर. एक सिमिलर तरीके से, सेम तरीके से हम जो बीकर बी में जो रिएक्शन हुई थी उसको भी लिख सकते हैं. सो अगर हम इसको लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिख सकते हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा अगर हम वो रिएक्शन को कंप्लीट करके लिखेंगे. यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन लिख सकते हैं. आई हैव अंडरस्टूड दैट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस. अब ये लड़की बड़ी हैरान है, आप देखते हैं बोल रही क्या है, ये हर बार आ जाती है ना बीच में हमें डिस्टर्ब करने के लिए. यू हैव अंडरस्टूड दैट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज व्हाई देयर इज नो रिएक्शन इन बीकर सी डी एंड ई. सो ये लड़की हमें हमेशा कंफ्यूज करने के लिए आ जाती है. इस बार वापस नया क्वेश्चन लेके आ गई. आप देखते हैं पिछली बार भी बोल रही थी इसका मतलब ये था और उसका मतलब वो था. अब ये लड़की बोल रही क्या है कि मेरे को तो पता चल गया कि जो रिएक्शंस थी ए और बी में मतलब हुई, लेकिन अब मैं इस बात से बड़ी कंफ्यूज हूँ कि भाई सी डी और ई में अभी तक कोई रिएक्शन नहीं. बड़ी अजीब भी करें ये. अब ये लड़की अजीब है बाय गॉड, इसको समझ क्यों नहीं आ रही. There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could not be displaced by copper in beaker D. So यहाँ पे A B C D सब ऐसे ही चल रहा है. अब हम कंफ्यूजन के बिना करते हैं कि अगर हम चाहते तो डिस्प्लेसमेंट जिंक की there could have been displacement of zinc by copper, यानी कॉपर जो था वो जिंक को डिस्प्लेस कर सकता था बीकर सी में, और जो बीकर ई थी उसमें क्या हो सकता था कि वहाँ पे आयरन था क्योंकि वहाँ पे कॉपर और वही सब कुछ था. सिमिलरली आयरन जो था वो डिस्प्लेस हो सकता था कॉपर के द्वारा डी में, है ना. हो सकता था ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने देखा है जो C था उसमें जिंक सल्फेट और कॉपर था, फिर आयरन सल्फेट और कॉपर था, जिंक सल्फेट और आयरन था. तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे बीकर C और D में सेम टर्निंग्स आ रही हैं कि वहाँ पे जो कॉपर था और दूसरे में भी कॉपर था, मतलब जिंक और आयरन कॉपर के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव थे, इसलिए वहाँ पे वह वहीं पे रहे. लेकिन अगर हम बात करते हैं बीकर ई की तो उसमें भी क्या था, जो जिंक था वो आयरन के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव था, क्योंकि हमने देखा कि ऊपर भी जहाँ पे कॉपर थे वहीं पे उन्होंने किया. जैसे यहाँ पे जिंक आयरन और कॉपर ही आ रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे आपने देखा कॉपर सल्फेट और जिंक, फिर कॉपर सल्फेट और आयरन, फिर जिंक सल्फेट और कॉपर, ये सब चीज़ें आ रही थी. तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी हम यहाँ से सबसे पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है. अब मैं बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कौन. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे ऊपर वाली रिएक्शंस में है जिंक, उससे थोड़ा सा कम है आयरन, और सबसे लास्ट में हमारा कॉपर बेचारा बचा हुआ लास्ट में, और उसके लास्ट में है कॉपर. सो पता चल गया कि नंबर 1 रिएक्टिव जिंक, दूसरा आयरन, तीसरा कॉपर, ऊपर वाले के बेसिस में अगर हम ढूंढे. रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी, इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स. ये कोई अनुमान या कल्पना पे नहीं चलती है, इसके रूल्स होते हैं जो फैक्ट्स यानी तथ्यों पे काम करते हैं. हम ऐसे तुक्का लगा के नहीं बात बोल सकते कि वो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसी रिएक्शन बन जाएगी. ये आज साइंस के जो आज टाइम में यहाँ पे फैक्ट्स चाहिए, यहाँ तथ्य चाहिए. एंड रूल हेयर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन. और मैंने बोला कि जिंक सबसे रिएक्टिव है, उससे कम हमारा आयरन है, उससे कम है कॉपर. तो एक मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव को. अगर आप एक अच्छा दोस्त आपके पास एक पहले से है, आप किसी दूसरे दोस्त को कभी नहीं अपनी लाइफ में लाओगे, लेकिन अगर आपका जो फ्रेंड है वो थोड़ा ऐसे है बेचारा, मतलब कोई भी आपका फ्रेंड है ऐसे है, तो आप क्या करोगे, रिप्लेस करना पसंद करोगे. तो वहीं पे यहाँ पे बात हो रही है कि अगर पहले से ही उसने अपनी एक जड़ बनाई हुई है, स्ट्रॉन्ग है, कौन है, जिंक, तो वो ऑलरेडी क्या हो गया कि वहाँ पे आपका उसने उसको रिप्लेस नहीं कर पाया. यहीं पे ये सारी बातें जो हमारा सी डी और ई में यही हो रहा है कि जो तीनों हैं पहले वाले जिंक आयरन जिंक क्या है, स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू कॉपर आयरन रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे ये सब कुछ हुआ. अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव वन. तो हम नहीं मान सकते ऐसा, अब ऐसा ही है, क्योंकि क्या है अभी यहाँ पे अगर एक लेस वाला, अभी आपके पास पहले से एक अच्छी चीज़ है तो आप दूसरी भी खराब चीज़ अपने पास लाओगे, नहीं लाओगे. वैसे ही एक पहले से रिएक्टिव है तो दूसरा ज़्यादा रिएक्टिव है तो दूसरा लेस रिएक्टिव है, जो मतलब जिसको करना चाहिए तो वो नहीं कर पाया रिएक्शन कंप्लीट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि डी और ई में भी रिएक्शंस क्यों नहीं हो पाए. सो अभी आप गेस कर सकते हो कि मेटल्स का बता दिया, जिंक आयरन और कॉपर मैंने पहले बता दिया था.
अब हम इस लड़की को ढूंढ के बताते हैं कि भाई हमने इसका तेरा जवाब अच्छी तरह से ढूंढ लिया है, दिस वी हैव गॉट योर आंसर, कि वो क्यों ऐसा हो रहा था। अब है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ यूजेस। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. आपने सोचा ही होगा कितनी सारी चीज़ें बनती है, मशीन बन रही है, गाड़ी बन रही है, और ट्रेन्स बन रही हैं, दरवाजे बन रहे हैं, सैटेलाइट बन रही है, इंडस्ट्री के गैजेट्स बन रहे हैं, खाने का सामान मतलब खाना जिसमें पकाते हैं वो बन रहा है, फिर वाटर बॉयलर्स बन रहे हैं, गीज़र में कोई मटेरियल लगा है वो वहीं से बन रहा है। इवन तो आजकल मतलब हर चीज़ ही मतलब लोहे की बनने स्टार्ट हो गई है। यू आर ऑल्सो फैमिली विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। अब आप सोचिए कि नॉन मेटल्स के भी तो थोड़े बहुत कुछ यूजेस हो सकते हैं ना, अगर हम बात करते हैं अगर मेटल्स की। भाई अगर आज के टाइम पे ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बनी जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वैसे यही है। Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. Non-matter is essential for a life which all living beings inhale during breathing. उन्होंने बोला गेस्ट भी करके बताओ, तो ये वाला क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आप बताओ कौन सा ऐसा इंसान है जो 1 घंटे के लिए रह सकता है? नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब कौन सा नॉन मेटल है वहाँ पे? नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर्स में भी, पिछले चैप्टर्स में नाइट्रोजन होता है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, बहुत अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। अब कौन सा नॉन मेटल है जिसको आप प्योरिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ करते हो, ये आपको फिर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वॉन्ड्स एज एन एंटीसेप्टिक। ये तो सबको पता है, आयोडीन। आयोडीन ही होता है ना जो लगाते हैं एंटीसेप्टिक, आयोडीन सोल्यूशन लगाते हो जो आप। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, ये भी आपने मेरे को बताना है। जो मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, अगर आपको आते हुए तो ज़रूर बताइएगा, एंड इफ़ नॉट एंड आई विल आते जाते घूमते फिरते कभी ना कभी हम रिप्लाई कर ही देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। सो यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस। अब अपने एक्सपीरियंस से आप बताइए कि क्या क्या और यूज़ हो सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। फिर हम बात करते हैं अब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमारे लिए नहीं, मतलब हमारे लिए इनडायरेक्टली है, क्योंकि प्लांट्स के लिए दैट्स ऑल्सो एन नॉन मेटल। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। अब आगे इन्होंने कुछ बताया हुआ है। हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड। ओके, सो यहाँ पे एक लड़की, इस लड़की को मतलब बोलती हूँ, मतलब इसको ये जो है कोई इनको कभी मतलब टिकाई नहीं पड़ती, हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाते हैं। आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स। तो कौन सी फॉर्म में जो मैग्नीशियम है? क्लोरोफिल की फॉर्म में। जो लीव्स में क्लोरोफिल होता है ना, जो ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं जिसकी वजह से, तो वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डिफिशिएंसी इन माई बॉडी। ओहो, इसकी बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी हो गया। ओ माई गॉड, वेयर इज आयरन इन माई बॉडी। अब ये पूछ रहा है कि मेरी बॉडी में आयरन कहाँ पे है भाई, तो मैं बता देती हूँ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज रेड इन कलर, तो हेमोग्लोबिन में है ये। हेमोग्लोबिन में हमारा ये आयरन इसके बॉडी का प्रेजेंट है। सो ये था आज का वीडियो, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अगेन विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज अ न्यू चैप्टर। सो गाइज, ये जो हम चैप्टर पढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मैक्सिमम साइंस कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होती है, सिस्टम में याद करना पड़ता है। सो ये जो नीचे वाला है केमिकल रिएक्शन, न्यू सब्सटेंसेस और फॉर्म, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर्स। मतलब सब कुछ चैप्टर के बारे में हमने ये सब पढ़ा हुआ है पहले का भी। सो अगर आप चाहते हैं ये मैं रीड करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं। सो अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको थोड़ा भी लग रहा है कि कुछ भी मतलब अच्छा लगा इसमें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके बगल में एक नोटिफिकेशन का आइकन भी बना होता है ना, सो उसको भी बजा दीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाले नोटिफिकेशंस भी आपको टाइम पे मिल जाए। सो गाइस, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टॉपिक था हमने 7th में भी पढ़ा था, एंड वो मैं आज फिर से बताया, एंड वो रिविजन थी एक किस्म की कि वो कैसा होता है। चलिए जाते जाते मैं उसकी आपको ना डेफिनेशन कल फिर से बताएंगे अगले वीडियो में। सो गाइज, अगले वीडियो के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ी हुई हैं, स्पेशली वो वाला टेबल। जो टेबल कौन सा था? हमारा टेबल जो था रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। तो वो वाला जो टेबल था मैंने छोड़ा, उसके साथ वाली एक्टिविटी तो शॉर्ट में बता दिया। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे उसके बाद हम कुछ रिएक्शंस के बारे में। तो वो रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट के बारे में और जान लेंगे। सो गाइस, और एक आंसर भी आपने कुछ आंसर्स कमेंट करने हैं ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में यही कुछ जनरल टॉपिक्स होंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ अ पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अ जर्नल पोर्शन। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट जो करना अपनी खुशी से करिएगा। सो गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।